मेरा नाम रवि है। वो कमरे में बैठी हुई थी और उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो तो कमरे के अंदर नहीं जा सकता था। वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया, वो मुझे देखकर उछल पड़ी। फौरन मेरा आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ी। मैंने झट से उसे पकड़ लिया। ऐसा करने पर वो घबरा गई। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो डर गई और कहने लगी कि आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। वो जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन यहाँ उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। वो बार बार यही कह रही थी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबकि इस समय तो उसके साथ कमरे में 35 साल पहले मेरी शादी हुई थी। उस समय मैं बहुत खुश था। मैं अपनी माँ के साथ रहता था। मेरे 4 भाई थे और 2 बहनें थीं। मैं अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटा था। अपनी शादी से पहले मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, हालांकि स्कूल में भी टीचिंग किया करता था। मैं ज़्यादातर बड़े क्लासेस के बच्चों को ही पढ़ाया करता था, जिसमें जवान लड़के लड़कियां भी शामिल होते थे। मेरी नज़र हमेशा अपनी उन जवान लड़कियों पर होती थी जो मेरी स्टूडेंट्स थीं। जब वो स्कूल में शॉर्ट स्कर्ट पहनकर आती तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरे स्कूल में मेरे स्टूडेंट से बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती के बहाने मैं धीरे धीरे उनके करीब जाता था, जबकि जो मेरे स्कूल की टीचर्स होती थी वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने लगी थी कि मैं लड़कियों पर नज़र रखता हूँ। हालांकि मैं उन्हें सफाई पेश करने की कोशिश करता था कि आप लोग जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखता हूँ। फिलहाल वो लोग जैसा भी समझते, बढ़ती जवानी के साथ साथ मेरा दिल बेचैन रहने लगा था। आखिरकार मेरे सारे बड़े भाई बहनों की शादी में मेरी माँ ने बहुत समय लगाया था, जिसकी वजह से मेरी शादी की उम्र पार होने लगी थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब एक एक करके मेरे सारे भाई बहन शादी से फ्री हो गए और उसके बाद घर वालों ने मेरी शादी करने का फैसला किया। और फिर मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश करने लगी थी। मेरे 4 भाई थे, उसी हिसाब से 4 भाभियां भी थीं और फिर उनके बच्चे भी हो गए थे। भले ही हम सब लोग एक साथ एक ही घर में रहते थे, मगर सभी भाभियों की रसोई अलग अलग थी। मेरी माँ की जिम्मेदारी सिर्फ मैं था, मगर अब मेरी पत्नी आ जाती तो भी मेरी माँ मेरे साथ ही रहती। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी भी इतनी आसानी से नहीं करवाई थी। जो लड़की मेरी माँ को पसंद आती वो मेरी बड़ी भाभी को पसंद नहीं आती, और जो बड़ी भाभी को पसंद आती तो वो छोटी भाभीियों को पसंद नहीं आती, और जो बाकी सबको पसंद आती उसमें मेरी दोनों बहनें कोई ना कोई कमी निकाल दिया करती थी। इस सब में भी उन लोगों ने मेरा काफ़ी समय बर्बाद किया था। कई बार मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि मैं खुद ही अपनी पसंद की लड़की अपने घर वालों को बता देता हूँ, इन लोगों की मुश्किल हल हो जाएगी। मगर मेरा दिल कभी भी किसी एक लड़की पर नहीं आता था। मुझे तो हर खूबसूरत लड़की पसंद आती थी। मेरा अपने घर वालों से यही कहना था कि लड़की बेहद खूबसूरत होनी चाहिए। मेरे दिल में शादी के लिए बहुत अरमान मचल रहे थे। मैं जल्द से जल्द अपनी शादी करना चाहता था और चाहता था कि मेरी भी कोई साथी हो, क्योंकि हमारा परिवार अगर कहीं घूमने जाता तो मेरे सभी भाई अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ जाया करते थे। ये सब देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, जबकि मैं अकेला होता था। लेकिन मेरे घर वालों को अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक लड़की पर मेरे सभी घर वालों का मन ठुक गया था, जो मेरी भाभीियों को भी पसंद आई थी, मेरी माँ को भी पसंद आई थी, और मेरी बहनें भी उसमें कोई कमी ना निकाल सकी थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, मगर वो गरीब परिवार से थी। इस पर मेरी भाभीियों का कहना था कि गरीब परिवार की लड़की लेकर आओगे तो तुमसे दबकर रहेगी। मगर मैं अपनी पत्नी को दबाने वाले ख्याल भी अपने दिल में नहीं लाना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी जीवन साथी मेरे साथ खुश रहे। जिस लड़की को मेरे घर वालों ने पसंद किया था, उस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके चाचा चाची ही उसकी परवरिश करते थे। उनका कहना था कि हमारे पास बेटी के अलावा कुछ भी नहीं है। मगर वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। मुझे जब उस लड़की का फोटो दिखाया गया तो मैंने फौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और कहा था कि मेरी शादी इसी लड़की से होनी चाहिए। अब इस रिश्ते में कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी इस बात पर मेरे घर वाले खामोश हो गए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि कमी निकालने के चक्कर में उन्होंने मेरी उम्र काफ़ी कर दी है। और फिर यहाँ से मेरा रिश्ता फाइनल कर दिया गया था। मेरी शादी खूब धूमधाम से तो नहीं की गई थी, मगर मेरी शादी में किसी तरह की कोई कमी भी नहीं थी। मैं खुश था कि मेरी शादी हो रही थी। मेरी उम्र लड़की से ज्यादा थी। मेरी पत्नी का नाम पिंकी था। उसकी उम्र 22 साल और मेरी उम्र 30 साल थी।
उसके चाचा चाची इस बोझ को अपने कंधे से उतार देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी भतीजी की शादी बड़ी आसानी से मेरे साथ करवा दी। और फिर हमें भी कुछ नहीं चाहिए था, मुझे तो सिर्फ लड़की से मतलब था। उसको देखकर मेरा दिल मचलने लगा था और मैंने सोच लिया था कि इतनी खूबसूरत लड़की से जब मेरी शादी होगी तो मेरे सारे दोस्त मुझसे जलेंगे। भले ही मेरी शादी देर से हुई है, मगर हुई तो खूबसूरत लड़की के साथ है जिसे कोई एक नज़र देखे तो बस देखता रह जाए। मैं बहुत खुश था और अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेचैन था। मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेज दिया गया था। वो दुल्हन बनी बैठी थी। मैं कमरे के अंदर गया तो बहुत खुश हुआ था। मैंने जैसे ही उसका घूंघट उठाया तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके साथ मेरी जिंदगी की हसीन शुरुआत हो चुकी थी। वो बहुत अच्छी थी, ज्यादा किसी से फालतू बात नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। मैं अभी भी टीचिंग की ही जॉब किया करता था और घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था, क्योंकि मेरा काम ही यही था। मेरी पत्नी को मेरे बारे में सब कुछ पता था कि मैं सुबह कब घर से निकलता हूँ, कब रात को आता हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने उसे सब कुछ बता दिया था और उससे कहा था कि अब तुम्हें अपने पति की हर जिम्मेदारी को निभाना होगा। हालांकि वो हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभा रही थी। मेरी शादी के 2 महीने बाद ही मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। न जाने माँ को क्या हो गया था। शादी के हसीन दिन जो मुझे अपनी पत्नी को घुमाने फिराने में निकालने थे, वो दिन मैंने अपनी माँ के साथ अस्पताल में गुजारे थे, क्योंकि माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इतनी खराब कि उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मेरी माँ के साथ रात को अस्पताल में रुकने वाला कोई नहीं होता था, इसलिए मुझे ही अपनी माँ के साथ अस्पताल में रुकना होता था। मेरे बड़े भाई चाहते तो उनमें से भी एक एक करके कोई भी अस्पताल में रुक सकता था, मगर उनका कहना था कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी तो अभी शादी हुई है, तुम्हारी पत्नी घर में रह सकती है, लेकिन हम जिम्मेदार लोग हैं। हालांकि माँ का इलाज करने के लिए उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे, बस वो कुछ कामों में पीछे थे। पूरे 1 हफ्ते माँ को अस्पताल में रखने के बाद उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मेरी पत्नी ने मेरी माँ की बहुत सेवा की थी। कुछ महीने फिर इसी तरह से गुजर गए थे, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जिसने एक तरफ मुझे खुशियां दिखाई थी तो दूसरी तरफ गम की लहर थी। मेरी माँ फिर से बीमार रहने लगी। अब की बार वो इतनी बीमार हो गई थी कि डॉक्टर ने बोला था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेंगी। दरअसल मेरी माँ को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था। इस बार तीसरा हार्ट अटैक था जिसमें मुझे माँ का ऑपरेशन करवाना था। डॉक्टर का कहना था कि मेरी माँ के दिल का ऑपरेशन जल्द से जल्द होना है, वरना वो अपनी जिंदगी की बाजी हार सकती है। इधर मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। मैं इन उलझन में बहुत बुरी तरह से फंस गया था। माँ का ऑपरेशन तो करवा दिया था, मगर माँ फिर भी नहीं बच सकी, क्योंकि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। शायद मेरी माँ की जिंदगी इतनी ही लिखी हुई थी। इधर मैं अपनी माँ से दूर हो गया था तो दूसरी तरफ मेरी पत्नी की प्रेगनेंसी में भी काफी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर फिर भी जैसे तैसे उसके 9 महीने पूरे हो गए। लेकिन जब उसकी डिलीवरी हुई तो डिलीवरी करने के बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आगे पीछे 2 लोगों की मौत हो जाना और फिर भी वो किसी अपने की ही हो तो बड़ी तकलीफ होती है। ना तो मैं अपनी पत्नी की मौत का सदमा अपने दिल से निकाल सका था और ना ही अपनी माँ की मौत का सदमा मैं अपने दिल से निकाल सका था। अपनी पत्नी के साथ अकेले में मैं ज्यादा समय भी नहीं गुजार सका था। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। मेरी माँ की तो उम्र हो गई थी, मगर मेरी पत्नी तो कम उम्र की थी, लेकिन वो अपनी निशानी मेरे हवाले कर गई थी। उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। मेरा बेटा देखने में बहुत सुंदर था, बिल्कुल मेरी पत्नी पर गया था। इस दौरान हमारे घर में एक अजीब सी वीरानी फैली हुई थी। मेरे सभी भाई भाभी अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हो गए थे, लेकिन मेरे लिए पूरा घर खाली हो गया था। मुझसे कोई बात करने वाला भी नहीं था। भाई ज्यादातर अपने अपने कामों पर होते थे, जबकि मुझे अपने बच्चे के साथ ही रहना पड़ता था। मेरी पत्नी के मरने के पूरे 1 हफ्ते के बाद तक मैं ना तो स्कूल गया था और ना ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जा सका था। मगर अब आगे का समय ऐसे कैसे गुजार सकता था? मैं खाली हाथ घर में तो नहीं बैठ सकता था, और अगर नौकरी पर जाता तो अपने बेटे को किसके हवाले छोड़ कर जाता? मैंने सोचा कि मेरी भाभियां उसका ख्याल रख लेंगी। एक एक दिन मैं अपनी सभी भाभियों के पास अपने बेटे को छोड़ जाया करूंगा। मेरे बेटे का नाम मैंने बड़े प्यार से अतुल रखा था। मैं अतुल को अपनी 3रे नंबर वाली भाभी के पास छोड़कर खुद जॉब पर चला गया था। लेकिन जब रात को मैं वापस आया तो भाभी ने कहा कि तुम्हारे बेटे ने मुझे बहुत परेशान किया, इसकी वजह से मैं अपना कोई काम नहीं कर सकी हूँ। मुझे माफ करना, मैं कल से इसका ध्यान नहीं रख सकूंगी।
मुझे भाभी की इस बात पर बेहद गुस्सा आया था। सारी रात मैं अपने बेटे को गोद में लेकर बैठा रहा। अगले दिन मैं अपनी सबसे बड़ी वाली भाभी के पास अपने बेटे को छोड़ गया तो उनका भी मूड कुछ ठीक नहीं था। इधर मेरे बेटे की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको अपने बेटे की देखभाल ठीक से करनी होगी, वरना ये दिन ब दिन बीमार होता जाएगा। मुझे अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करना बहुत भारी पड़ रहा था, इसलिए मैंने अपनी भाभीयों से कहा कि मेरी दूसरी शादी करवा दीजिए, जो मेरे बेटे को अपना बेटा मानकर उसे पालेगी और मुझे भी जीवन साथी मिल जाएगी। मगर उन लोगों में से किसी ने भी मेरा ये काम नहीं किया, क्योंकि वो लोग चाहती ही नहीं थी कि मेरी दूसरी शादी हो। मैं सारा दिन भूखा प्यासा रहता था। एक दिन भी मेरी किसी भाभी ने मुझे खाना नहीं दिया। सारा दिन मैं अपने बेटे की वजह से परेशान रहता। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे इस घर में नहीं रहना। यहाँ मुझे कोई समझने वाला नहीं है। मैं अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी नौकरी है, तुम अगर वहाँ नौकरी करोगे तो तुम्हें फायदा होगा। मगर वो नौकरी हमारे शहर में नहीं थी, इसलिए मैंने सोच रखा था कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुझे इस घर का फैसला करना था। मैंने अपने घर वालों से कह दिया था कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो और अपने भी हिस्से आपस में बांट लो। वैसे भी माँ बाप के मर जाने के बाद बच्चे उनके जायदाद का हिस्सा बंटवारा बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ये लोग भी मेरे साथ रहते हुए मेरे नहीं थे, तो मेरे जाने के बाद मुझे क्या याद करते। मेरी बात सुनकर मेरे सभी भाई और भाभियां खुश हो गए थे। वो खुद भी ऐसा ही चाहते थे। हमारा एक बहुत बड़ा घर था। मेरे पिताजी की 2-3 जमीनें भी पड़ी हुई थी। उन सभी को हम सभी भाइयों ने आपस में बांट लिया था। मेरी माँ का जेवर भी मेरे ही पास रखा हुआ था। इन सभी भाइयों की शादी करके तो उन्होंने उनकी पत्नियों को अपना जेवर दे दिया था, मगर मेरे लिए मेरी माँ ने बहुत सारा जेवर इकट्ठा करके रखा था। वो सब मैं लेकर कलकत्ता आ गया और यहाँ आकर मैंने अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर दी। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा था, उसकी हरकतें बड़ी ही अजीब थी। एक दिन मैंने जब डॉक्टर को उसकी हरकतों के बारे में बताया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका बेटा दिमागी तौर पर कमजोर है, शायद ये बड़े होकर भी ऐसा ही रहेगा। ये सब सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ था। क्या सारी परेशानियां मेरे भाग्य में ही लिखी हुई थी? मेरे भाग्य में पत्नी का भी सुख नहीं था और अब मेरी औलाद भी ऐसी हालत में आ गई थी। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, मगर मेरी लड़कियों को पसंद करने वाली आदत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। मुझे किसी औरत की जरूरत थी। पिंकी के साथ भी मैं ज्यादा समय नहीं गुजार सका था। वो लगभग मेरे साथ 1 साल तक ही रही थी। यहाँ कलकत्ता में मेरे 1-2 दोस्त थे जो मेरे साथ काम करते थे। यहाँ पर मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी, जहाँ से मैं अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। यहाँ मैंने अपना एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि वो मेरी शादी के लिए कोई लड़की बताएं, मगर मेरे पास बच्चा था, इसलिए मेरा रिश्ता कहीं नहीं लग सका। यहाँ तक कि मैंने भी कई लड़कियों से बात करके उन्हें प्रपोज किया था, लेकिन मेरे भाग्य में शादी होना नहीं लिखा था। वक्त धीरे धीरे इसी तरह से गुजरता जा रहा था। जैसे ही मेरा बेटा 2 साल का हुआ तो मैंने घर में एक नौकरानी रख ली जो मेरे बेटे का ख्याल रख सके और मैं नौकरानी के भरोसे अपने बेटे को छोड़कर आराम से काम पर जा सकूं। ये नौकरानी बूढ़ी औरत थी। इस नौकरानी की एक जवान और खूबसूरत बेटी थी। मेरी उस पर नियत आने लगी, क्योंकि वो 1-2 बार हमारे घर पर अपनी बेटी को लेकर आई थी। मैंने एक दिन नौकरानी से बात की और उससे कहा कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दे, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरी बेटी किसी से मोहब्बत करती है। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि तुम्हारी बेटी मेरे घर में बहुत खुश रहेगी, मगर उसका कहना है कि मेरी बेटी उस लड़के के अलावा किसी और से शादी ही नहीं करना चाहती। मुझे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया था। मैंने अपनी ये परेशानी जब अपने दोस्त को सुनाई तो मेरे दोस्त कहने लगे कि तुम क्यों शादी के बंधन में बंधना चाहते हो? आजकल अच्छी लाइफ उस इंसान की है जो सिंगल है और अकेला है। तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है यार। ऐसा इंसान तो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकता है। शादीशुदा इंसान तो अपनी पत्नी के डर से किसी गैर औरत को नजर उठाकर भी नहीं देख सकता और ना ही अपनी जिंदगी में अय्याशियां कर सकता है। मुझे अपने दोस्त की ये बात बिल्कुल ठीक लगी थी, इसीलिए मैंने अपने दिल से शादी का ख्याल तो निकाल दिया था। एक दिन मैं अचानक ऑफिस से दोपहर के टाइम पर घर आ गया। मैंने देखा कि मेरा बेटा सोया हुआ था। घर में मुझे नौकरानी सविता कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं किचन की तरफ गया तो देखा कि उसकी खूबसूरत बेटी मोहिनी किचन में खड़ी हुई बर्तन धो रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो
और सविता मासी कहाँ है। तो वो कहने लगी कि मालिक, अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई और उनको मैंने आराम करने के लिए घर भेज दिया। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिमाग में अचानक एक बात आई थी। वो बात गलत थी, मगर मैं क्या करता। उस समय उसको अपने घर में अकेला देखकर मैंने मौके का फ़ायदा उठाना बेहतर समझा। सबसे पहले मैं किचन से बाहर निकला और मैंने घर का मेन दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया और फिर उसके बाद मैं किचन में जाकर मोहिनी के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मोहिनी इस तरह बहुत घबरा गई। वो कहने लगी कि साहब, आप ये क्या कर रहे हो, मगर मैंने उसकी एक न सुनी। मैं उसे खचेड़ता हुआ अपने साथ कमरे में लेकर चला गया। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। मैंने उसके मुंह पर उसका ही दुपट्टा बांध दिया, जिससे उसकी आवाज़ दबकर रह गई। और फिर उसके साथ मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो बिलख बिलख कर रो रही थी क्योंकि मैं उसकी इज्जत खराब कर चुका था। थोड़ी देर के बाद मैंने उसका मुंह खोल दिया। वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। अगले महीने मेरी शादी है, मैं सबको ये चीख चीख कर बता दूंगी कि आपने मेरे साथ गलत किया है, फिर सब आपको गलत समझेंगे। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। वैसे भी तुम अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी करने जा रही हो। अगर तुम्हारे होने वाले पति को पता चल गया कि तुम मेरे हाथों इस्तेमाल हो चुकी हो तो वो कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा। इसलिए इस बात को यहीं ख़त्म कर दो और शादी करके अपने ससुराल चली जाओ। तुम्हारे पति को कुछ पता नहीं चलेगा और मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वो जोर जोर से रो रही थी और मुझे बद्दुआएं दे रही थी। मैंने उसे बुरी तरह से डरा दिया था। मैं जानता था कि वो मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी और फिर ऐसा ही हुआ था। उसने मेरी बात को अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया और उसकी शादी भी हो गई। मुझे मोहिनी के साथ ये सब करके बहुत अच्छा लगा था। मोहिनी की माँ अभी भी हमारे घर में नौकरी कर रही थी। उसकी बेटी उस दिन के बाद कभी दोबारा मेरे घर नहीं आई। एक दिन मैंने सविता मासी को भी नौकरी से निकाल दिया था और फिर दूसरी नौकरानी रख ली। धीरे धीरे वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और फिर देखते ही देखते वक्त इतने आगे बढ़ गया कि मेरा बेटा जवान हो गया। मगर मेरे बेटे की दिमागी हालत ठीक ना हो सकी, जबकि मैंने उसका बहुत इलाज करवाया। डॉक्टर का कहना था कि ये जन्म से ही दिमाग से बहुत कमज़ोर है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। मेरा बेटा एक तरह से पागल था। वो पागलों जैसी अजीब अजीब हरकतें करता था। कुछ एबनॉर्मल बच्चे होते हैं जो इसी तरह की हरकतें करते हैं। मेरा बेटा भी एबनॉर्मल था। यही वजह थी कि उसका कोई इलाज नहीं था। लाख इलाज करवाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो सकता था। अब मेरा बेटा 19 साल का हो चुका था। इतने सालों में कभी मेरे भाई भाभी या मेरी बहनों ने मुझसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की और ना मैं कभी पलटकर दोबारा अपने शहर गया। मेरी जिंदगी सिर्फ काम काज में ही गुजर रही थी। मेरा बेटा खूबसूरत था, मगर उसकी किस्मत बहुत खराब थी। मेरी तरह वो भी अपनी शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं देख सकता था। मुझे इस बात का बेहद अफसोस था। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि मेरा बेटा भी मेरी तरह अकेले जिंदगी गुजारेगा, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। मैंने जितना कमाया था उसे खर्च करने वाला मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मेरे घर में अभी तक न जाने कितनी नौकरानियां काम करने आती जाती रहती थी। कई बार तो मैंने भी कोशिश की थी कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन अब मेरा बेटा जवान हो गया था और मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई थी। इतनी कोशिश के बावजूद भी मेरी शादी तो कहीं से कहीं तक नहीं हुई। तो अब मुझे अपने बेटे की शादी की सूझ रही थी, लेकिन मेरे पागल बेटे से शादी कौन करता। मैंने एक दिन अपने एक दोस्त से उसकी बेटी का हाथ मांग लिया, मगर मेरा दोस्त ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि मेरा बेटा एबनॉर्मल है। उसने इस रिश्ते से फौरन ही इनकार कर दिया। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। एक वक्त ऐसा था जब मेरी भी शादी नहीं हो रही थी और मेरी शादी हुई तो मैं शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं देख सका और अब मेरे बेटे की जिंदगी में भी इसी तरह की परेशानियां आ रही थी। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, इसलिए कुछ भी करके उसकी शादी करवाना चाहता था। मैंने कई लोगों से अपने बेटे के बारे में बात की हुई थी कि अगर कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं एक दिन अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था जब अचानक हमारे ऑफिस का एक चपरासी मेरे पास आया और वो मुझे बहुत परेशान नज़र आ रहा था। उसने कहा कि सर, मुझे आपसे मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा कि हाँ बताओ, तुम्हें आखिर क्या मदद चाहिए। तो वो कहने लगा कि अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, कुछ पैसों का बंदोबस्त करना है। मैंने कंपनी से लोन लेने की काफ़ी कोशिश की है, मगर मुझे लोन नहीं मिल सका।
इसलिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप मुझे वो दे दीजिए। मैं अपने हर महीने की सैलरी से आपको पैसे कटवा दिया करूँगा। मैंने उसे पैसे दे दिए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मुझे फिर से परेशान नजर आया तो मैंने उसकी परेशानी की वजह पूछी। उसने बताया कि मेरी बेटी की जिस लड़के के साथ शादी होने वाली थी वहां से उसका रिश्ता खत्म हो गया। सुना है कि लड़का किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। सर, मैं आपके पैसे आपको अगले महीने वापस लौटा दूंगा। मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत टेंशन में हूँ। मेरी बेटी पर बहुत बड़ा कलंक लग गया। अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी के लिए अगर कोई अच्छा रिश्ता आया तो तुम अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दोगे? मेरी बात सुनकर जैसे उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। उसने कहा कि हाँ हाँ सर, क्यों नहीं करूँगा। अच्छे रिश्ते तो आजकल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैंने कहा, अच्छा अपनी बेटी का फोटो वगैरह कुछ तो दिखाओ ताकि मैं तुम्हारी बेटी के हिसाब से रिश्ता बता सकूं। उसने मुझे अपनी बेटी का मोबाइल में फोटो दिखाया। उसकी बेटी तो बहुत सुंदर थी। तभी मैंने उसे अपने बेटे के रिश्ते के बारे में बात की और अपने बेटे का फोटो भी अपने मोबाइल से उसे दिखा दिया। वो मेरे बेटे का फोटो देखकर खुश हो गया था। उसने कहा कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, मैं अपने घर जाकर इस बारे में बात करता हूँ। मैंने कहा कि तुम्हें मेरा बेटा पसंद आया? तो वो कहने लगा कि हाँ सर, आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, आपका बेटा आपकी ही तरह होगा। उसने अपनी पत्नी से जाकर बात की और फिर उन दोनों ने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करने का फैसला कर लिया था। हालांकि उन्होंने मेरे बेटे को रियल में नहीं देखा था। वो दोनों पति पत्नी एक बार मेरे बेटे से मिलना चाहते थे, मगर मैंने हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया और फिर उन लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया कि वो सिर्फ फोटो देखकर ही अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करने का फैसला कर चुके थे। शादी वाला दिन आया तो मैंने अपने बेटे को खास समझा दिया था कि वो किसी के सामने कोई उल्टी सीधी हरकत न करे। मेरे बेटे को भी मैंने सेहरा पहना दिया था। लड़की के पिता ने मेरे बेटे का चेहरा देखा तो उसे मेरा बेटा बहुत पसंद आया था, मगर वो अभी भी उसको नहीं पहचान सका था कि वो पागल है। इस तरह उसकी बेटी हमारे घर आ गई थी। वो खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रहा था कि उसकी बेटी की शादी इतने अच्छे परिवार में हुई है जहां उसकी बेटी राज करेगी। मेरी बहू कमरे में बैठी मेरे बेटे का इंतजार कर रही थी, मगर मेरा बेटा तो कुछ जानता ही नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। मैंने अपने बेटे को दूसरे कमरे में ले जाकर सुला दिया था और मैं खुद बहू के कमरे में चला गया। मेरी बहू का नाम पायल था। पायल बहुत कम उम्र की थी। उसे देखकर अचानक मेरा दिल मचलने लगा और फिर मैंने इतनी उम्र में आकर उस बेचारी के साथ वो किया जो बहुत गलत था। मैंने उसे अपने बेटे से दूर रखा और मैं उसकी इज्जत के साथ खेलता रहा। उसे नहीं पता था कि उसके और उसके घर वालों के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। मैंने उसको कमरे में बंद रखना शुरू कर दिया था ताकि वो यहाँ से निकलकर भाग न जाए और किसी को मेरी सच्चाई न बता दे। मैं कई दिनों तक उसके साथ गलत संबंध बनाता रहा। हर रात उसका इस्तेमाल करता रहा और वो हर रात रोती रही। उसे जिंदा रखने के लिए मैं उसे खाना दिया करता था, मगर उसे कभी बाहर नहीं जाने देता था। एक बार उसके पिता हमारे घर अपनी बेटी से मिलने के लिए आया था, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि दोनों पति पत्नी कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं। वो खुशी खुशी वहां से चला गया था, मगर उसके दिल को सुकून नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी यहाँ खुश भी है या नहीं। उसे इस बात की तसल्ली दिलाने के लिए एक बार मैंने उसकी बात फोन पर करवा दी। मैंने उसकी बेटी को डरा धमका दिया था और उससे कहा था कि अपने पिता से खामोशी से बात करे और उसे बताए कि वो अपने पति के साथ बहुत खुश है और अगर उसने थोड़ी भी होशियारी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैंने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया था, इसलिए वो खामोशी से अपने पिता से बात करती रही, लेकिन मैं अभी भी हर रात उसका इस्तेमाल करता था और धीरे धीरे उसे ये बात भी पता चल गई कि उसकी शादी मेरे पागल बेटे के साथ हुई है। एक रात ना जाने वो किस तरह से वहां से भाग गई। सुबह के समय जब मैं उसके कमरे में गया तो उसे कमरे में ना पाकर दंग रह गया था। मुझे डर था कि वो पुलिस को लेकर यहाँ पर ना आ जाए। अगर मेरे बारे में उसने सारी सच्चाई बता दी तो मैं किसी मुसीबत में फंस सकता हूँ। मैंने जल्दी से वो घर छोड़ने का फैसला किया। मेरा एक दोस्त था जो काफी समय से मुझसे मेरा घर मांग रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपना घर उसे बेच दूंगा। फिलहाल तो मैं अपने घर से सारे पैसे, अपना थोड़ा सा जरूरी सामान और अतुल को लेकर वहां से भाग निकला था, बल्कि इतनी दूर आ गया था कि मुझे कोई ढूंढ भी नहीं सके। मैंने अपना नंबर भी चेंज कर दिया था और इस अनजान शहर में आकर मैंने दूसरा किराए का घर ले लिया था और अब मैं यहाँ रहने लगा था। मैं नहीं जानता था कि वो लड़की मेरे घर से भागकर कहाँ गई, मगर फिर भी मुझे सतर्क रहना था। मैं एक तरह से साइको हो गया था और मुझे खूबसूरत औरतों की आदत हो गई थी।
अब मैंने इस दूसरे शहर आकर अपनी पहचान बदल ली और यहाँ पर भी मैंने एक परिवार को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी मेरे पागल बेटे के साथ करवा दी। और फिर मैं अपनी इस बहू के साथ भी वही सब कुछ करने लगा जो उस चपरासी की बेटी के साथ किया करता था। मेरे कलकत्ता में रहने वाले एक दोस्त को मैंने अपने घर बेच दिया था। उसने मुझे यहाँ मुंबई आकर मेरे घर की वो रकम भी दे दी थी, मगर वो हैरान था कि मैं इस तरह खामोशी से अपना घर बार छोड़कर यहाँ मुंबई में आकर क्यों रहने लगा हूँ। वो मेरा बहुत जिगरी दोस्त था, उसका नाम संकेत था, इसलिए मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर उसे हैरानी तो बहुत हुई थी, मगर वो भी एक मर्द था और औरत के मामले में अच्छे से अच्छे मर्द की नीयत खराब होने में देर नहीं लगती। मेरा दोस्त कहने लगा कि मैं तुम्हारा ये राज किसी को नहीं बताऊंगा, मगर अब की बार तुमने अपने बेटे की शादी जिस लड़की के साथ करवाई है उसके साथ मैं भी वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो तुम कर चुके हो। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे इस सब में कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा बेटा तो ज्यादातर अपने कमरे में ही पड़ा रहता था, वो तो दवाइयों के सहारे ही जी रहा था। अब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैं उसकी तरफ से परेशान तो रहता था, लेकिन मैं अपनी आदत से भी मजबूर था। मैं एक तरह का दरिंदा बन चुका था जो लड़कियों की इज्जत के साथ हैवानियत को अंजाम देता था। लड़की की सिर्फ माँ थी जो बेचारी बहुत गरीब और लाचार औरत थी। मैंने इसकी शादी अपने बेटे के साथ करवाकर एक तरह से उस पर उपकार किया था। अब मैं कहीं नौकरी तो नहीं कर रहा था, मगर मैंने कुछ दिन इस लड़की का इस्तेमाल करने के बाद उसे अपने दोस्त संकेत को बेच दिया था। वो इस लड़की को लेकर कलकत्ता चला गया। उसने भी इसे कुछ दिन तक इस्तेमाल किया और उसने भी उसे आगे किसी और के हाथ बेच दिया। संकेत अब मेरे प्लान में शामिल हो चुका था। वो एक तरह से मेरा पार्टनर था। अब इसी तरह मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता और वहां ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाता जो आसानी से अपनी बेटियों की शादी मेरे बेटे के साथ करवा देते। मैं उनकी बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता, उनको कैद करके रखता और जब उन लड़कियों से मेरा दिल भर जाता तो मैं उन्हें अपने दोस्त को बेच देता था। मेरा दोस्त ज्यादा रकम में उन्हें आगे बेच दिया करता था। इसी तरह से मेरा बिजनेस चल रहा था और मेरी हवस भी पूरी हो रही थी। हम दोनों दोस्तों को इस काम में बहुत प्रॉफिट हो रहा था। कभी मैं किसी शहर जाता तो कभी किसी शहर। अच्छी बात ये थी कि अभी तक मैं पकड़ा नहीं गया था। कोई लड़की ऐसी नहीं थी जो मेरे चंगुल से भाग चुकी हो। जो लड़की मैं अपने दोस्त को बेच भी देता तो उस जगह से मैं अपना नामो निशान मिटा देता था। मैं उस शहर को ही छोड़ देता और फिर दूसरे शहर में पहचान बदलकर रहने लगता था। इस काम में पूरे 5 साल गुजारने के बाद जब मैं दिल्ली जैसे शहर में आया तो यहाँ भी मैंने किराए का एक मकान लिया। मैं और संकेत ज्यादातर एक दूसरे से मिलकर ही बात किया करते थे। वो मुझसे मिलने के लिए ट्रेन से आ जाया करता था और तभी हम दोनों एक दूसरे से पैसों का लेन देन भी किया करते थे। हमें अपना काम करने में अब कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि अब हम ये काम करते करते पूरी तरह से पक्के हो गए थे। हमें यही लगता था कि पिछले 5 सालों में हमें कोई नहीं पकड़ सका तो अब किसी की हिम्मत नहीं जिसे हमारे बारे में कुछ पता भी चल सके, क्योंकि हम बहुत चालाकी और शातिरपन से ये सब कुछ करते थे। अब की बार दिल्ली में भी मैंने किराए का फ्लैट लिया। अब मुझे यहाँ भी अपने किसी शिकार की तलाश करनी थी। एक दिन मेरी मुलाकात यहाँ एक बूढ़ी औरत से हुई। उसे पैसों की मदद चाहिए थी। मुझे लगा कि इस औरत की जरूर कोई ना कोई बेटी होगी। अगर मैं इसकी पैसों से मदद कर दूं तो शायद ये मुझे अपनी बेटी या फिर किसी और लड़की के बारे में जरूर बताएगी। इस औरत ने मुझसे पैसे तो ले लिए। इसका कहना था कि इसे अपने बेटे का इलाज करवाना है। मैंने इसे लगभग 5,000 रुपए दिए थे। मैंने कहा था कि तुम्हें तो अपने बेटे के इलाज के लिए और भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुमने बताया कि तुम्हारा पति भी नहीं है और एक ही बेटा है, वो भी बीमार पड़ा हुआ है। अगर मैं तुम्हें नौकरी दूं तो तुम हर महीने मुझसे पैसे ले सकती हो। वो कहने लगी कि हाँ साहब, मैं कहीं भी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ कहाँ करनी है। मैंने कहा कि आपको मेरे घर में नौकरी करनी होगी, नौकरानियों वाला सारा काम करना होगा। दरअसल मैं ज्यादातर अपने घर से बाहर रहता हूँ, घर में बस मेरा बेटा होता है। वो मेरे घर में नौकरी करने के लिए राजी हो गई थी। नौकरी करने के दौरान ही मैं उससे किसी न किसी लड़की की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता था, क्योंकि दिल्ली शहर मेरे लिए नया था और जब भी मैं किसी नए शहर में जाता था तो थोड़ा कंफ्यूज होता था। मेरे दिल में घबराहट होती थी, इसलिए मुझे कोई ना कोई तरीका अपनाकर लड़कियों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। ये औरत मेरे घर में काम करने आने लगी थी। जैसा कि उसने बताया था कि इसकी कोई बेटी नहीं है, मगर इसके आसपास ये इसकी रिश्तेदारी में तो कोई लड़की होगी ही ना। मैंने इससे बातों ही बातों में इस बारे में पूछने की कोशिश की। एक दिन संकेत मुझसे मेरे घर मिलने के लिए आया। उसने मुझसे लड़की के बारे में पूछा, मगर अभी तक मुझे यहाँ पर कोई लड़की नहीं मिली थी।
मैंने अपनी नौकरानी से कहा था कि आपकी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि आप काम कर सको। आप अपनी जगह यहाँ पर किसी जवान लड़की को भी तो काम के लिए ला सकती हो। तब उसने बताया था कि कोई ऐसी जवान लड़की नहीं है जो उसकी जगह यहाँ काम पर आ जाए। मैंने उसे इतना भी लालच दिया था कि अगर तुम्हारी कोई रिश्तेदारी या कोई आस पड़ोस की कोई ऐसी लड़की हो जो यहाँ अच्छे से और फुर्ती से काम कर सके तो मैं उसे भी पैसे दे दूंगा और आपको भी पैसे दूंगा, आपको भी नौकरी से नहीं निकालूंगा। तब भी उसने कहा था कि मेरी नज़र में तो ऐसा कोई भी नहीं है। अगर मुझे ऐसी कोई लड़की मिल गई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वो मेरे साथ काफ़ी देर बातचीत करके गया था। उस दौरान वो बूढ़ी नौकरानी हमारे घर में ही मौजूद थी। उसका नाम शारदा था और वो मेरे बेटे के बारे में सब कुछ जानती थी। इसलिए मुझे जो भी काम करना था वो इस बुढ़िया की नज़र से हटकर करना था। जैसे ही ये मुझे किसी लड़की के बारे में बता देगी, मुझे इसे अपने घर से निकाल देना था। मगर अभी तक किसी ऐसी लड़की का पता नहीं चल पा रहा था जो मेरे घर आ सके। संकेत भी मुझे कॉल कर करके परेशान कर रहा था क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए लगभग 1 महीना गुजर गया था। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने कोई भी लड़की ढूंढने में इतना समय लगाया हो। हम दोनों को ही हवस पूरी करने के साथ साथ पैसों का भी लालच हो गया था। लड़कियां महंगे दामों में बिक रही थी। एक दिन शारदा मेरे पास आई और कहने लगी कि साहब, आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल हो गई है। मैंने कहा कि किस बात की परेशानी? तो वो कहने लगी कि आपको नौकरानी रखने के लिए जवान लड़की की ज़रूरत थी ना। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने कहा कि हाँ बताओ, तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी लड़की है? तुमने उससे बात की यहाँ नौकरी करने की? तो वो कहने लगी कि हाँ साहब, मैंने बात की है, बल्कि वो तो कल ही यहाँ नौकरी के लिए आ जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ था। मैंने इस समय संकेत को कॉल करके कह दिया था कि जल्द ही हमारा मुनाफा होने वाला है। वो भी खुश हुआ था। अगले दिन मैं बड़ी बेसब्री से उस लड़की का इंतजार कर रहा था। वो लड़की जब हमारे घर आई तो मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ था। वो लड़की बहुत सुंदर थी। कुछ दिन तो वो मेरे घर में नौकरानी बनकर शारदा के साथ काम करती रही, लेकिन अब मुझे अपनी आगे की चाल चलनी थी। सबसे पहले मैंने शारदा से कहा कि अब मुझे आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नौकरी से निकाल देना चाहता हूँ। मैं 2-2 नौकरों का बोझ नहीं उठा सकता। वो मेरे आगे रोने लगी और कहने लगी कि मालिक, आपने तो कहा था कि जब आपको दूसरी नौकरानी मिल जाएगी तो आप मुझे तब भी नौकरी से नहीं निकालोगे। मैंने कहा कि मुझे अच्छी तरह से याद है, मगर मैं क्या करूँ? अच्छा, मैं आपके बेटे का इलाज करवाता रहूँगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपको हर महीने पैसे भी भेजता रहूँगा। मैंने उससे ये बात कही तो उसे तसल्ली हो गई थी। मैंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे घर में मेरी माँ समान बूढ़ी औरत काम करती है। शारदा कहने लगी, मगर साहब, काजल भी आपके घर ज्यादा दिन काम नहीं कर सकेगी क्योंकि काजल के माता पिता उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। जब तक उसका रिश्ता नहीं मिल जाता तब तक वो आपके यहाँ काम कर रही है। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने शारदा से कहा कि ठीक है, तो तुम यहाँ काम कर सकती हो। मैंने शारदा को इसीलिए यहाँ पर कुछ दिन और रहने की मोहलत दी थी क्योंकि वही थी जो मेरे बेटे की शादी काजल के साथ करवा सकती थी। उसका नाम काजल था और वो मेरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल रही थी। एक दिन मैंने शारदा से कहा कि मैं काजल को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तुम तो जानती हो कि मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर तुम्हारी कोई बेटी होती तो मैं उसे अपने घर की बहू बना लेता, मगर तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही बेटा है। काजल बहुत अच्छी लड़की है। मैं किसी गरीब लड़की को ही अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तुम तो मेरे बेटे के बारे में जानती हो ना, मेरा बेटा दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है। काजल जो घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती है, वो मेरे बेटे को भी बहुत अच्छे से संभाल लेगी। तुम किसी भी तरह काजल के माता पिता से मेरे बेटे के रिश्ते के बारे में बात करो। शारदा कहने लगी कि मगर साहब, काजल के घर वाले कभी भी आपके बेटे से शादी करने के लिए नहीं मानेंगे क्योंकि कहाँ आपका बेटा और कहाँ काजल। उसने कहा कि साहब, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन फिर भी मैं एक बार काजल के घर वालों से बात करके देख लेती हूँ। मैंने कहा, तुम्हें उन लोगों को इस शादी के लिए मनाना ही होगा। अगर वो लोग नहीं माने तो तुम उन्हें पैसों का लालच दे देना। अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करवा दी तो मैं उन्हें पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। बल्कि मुझे उनसे दहेज भी नहीं चाहिए। उनकी बेटी सारी जिंदगी मेरे घर में राज करेगी। अभी भी मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उसका इलाज चल रहा था क्योंकि उसे बुखार आया था, और वायरल बुखार जिसने उसे बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था। अगले दिन शारदा ने मुझे आकर एक खुशखबरी सुनाई। उसने कहा कि साहब, काजल के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान गए। पहले तो वो लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन जब मैंने आपके कहने पर पैसों का लालच दिया
तो वो लोग आसानी से मान गए। मैंने झट से खुशी खुशी शारदा को 20,000 रुपए दिए और कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। काजल के घर वालों को मैंने ये बात बता दी थी कि मेरा बेटा पागल है। पैसों की खातिर वो लोग अपनी बेटी को मेरे हाथ बेच चुके थे। उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटे की शादी भले ही मेरे बेटे के साथ हो रही है, मगर उसका इस्तेमाल सिर्फ मैं ही करूंगा। मैंने शारदा को 1 हफ्ते की छुट्टी पर भेज दिया था और काजल के घर वालों को भी 2 लाख रुपए दे दिए थे। शादी की रात जैसे ही वो कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, उसे लगता था कि वो मेरे बेटे का इंतजार कर रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया तो मैंने उसका घूंघट उठाया। वो मुझे सामने देखकर चौंक गई। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो जोर जोर से चीखने लगी। मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। वो बार बार कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, ये तुम क्या कर रहे हो, मगर मैं उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। उसकी आवाज़ घर से बाहर न जाए इसलिए मैंने उसके मुंह को दबोचा और उसके दुपट्टे से उसका मुंह बांधने की कोशिश करने लगा था। इतनी ही देर में अचानक धड़ाम से कमरे का दरवाज़ा टूटा और कमरे के अंदर कुछ लोग आए। उन्होंने जैसे ही कमरे की लाइट जलाई और मुझे काजल के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा तो मुझे जकड़ लिया। वो लोग कोई और नहीं बल्कि पुलिस थी और पुलिस को देखकर मेरे हाथ पैर कांप उठे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि पुलिस यहाँ तक कैसे पहुँच गई। उसी समय काजल ने अपना रोना धोना बंद किया। उसने अपने आंसू साफ किए और वो पुलिस वालों के पास जाकर खड़ी हो गई। इतनी ही देर में शारदा भी घर के अंदर आ गई थी। मैं बार बार पुलिस वालों से कह रहा था कि मैं इस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा था। ये मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रही थी। इसकी शादी तो मेरे बेटे के साथ हुई है, ये मेरी बहू है। तभी काजल मेरे करीब आई और उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। काजल कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, आखिर कब तक और कितना झूठ बोलोगे। मैंने काजल को घूर कर देखा और कहा कि तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो। मैं पुलिस से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था जब काजल ने बताया कि कई शहरों में ऐसी वारदात हो चुकी है कि उनकी बेटियों की शादी किसी लड़के के साथ हो जाती है। वो एक अमीर आदमी है, वो अपने बेटे की शादी करवाता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही लड़की के ससुर और उसका पति और वो खुद लड़की भी अचानक कहीं गायब हो जाती है। आखिर वो लड़कियां कहाँ गईं? उसके ससुराल वालों ने उनके साथ क्या किया? फिर हमें खबर मिली कि उन लड़कियों को बेचा जा रहा है, यहाँ नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री में। इस काम में कौन कौन शामिल है ये बात अभी तक किसी को नहीं पता चल रही थी, क्योंकि वो इंसान हर बार अपनी पहचान बदलकर कहीं भी जाता था, इसीलिए लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। शारदा को शायद इस खबर के बारे में पता था। जब शारदा से तुम्हारी मुलाकात हुई और एक दिन शारदा ने तुम्हें फोन पर तुम्हारे पार्टनर से बात करते हुए सुना, तो शारदा ने पुलिस में आकर तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बता दिया कि तुम्हारा एक पागल बेटा है और तुम्हारा कोई पार्टनर है जिसके साथ तुम लड़कियों को बेचने की बात कर रहे थे। हमने सोचा एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं कि कहीं तुम वही तो नहीं हो, इसलिए हमने शारदा को तुम पर नजर रखने के लिए कहा। और जब तुमने शारदा से किसी जवान लड़की की बात की तो मैं तुम्हारे पास आ गई, और अब जब तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे तो मेरे पुलिस ऑफिसर भी यहाँ आ गए। उसने बताया कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और ये सब एक प्लान के तहत हुआ था। मुझे अरेस्ट कर लिया गया था। जेल जाने के बाद मुझे इतना मारा गया कि मुझसे सारी सच्चाई पुलिस वालों ने उगलवा ली थी। मैंने अपने साथ ही संकेत के बारे में भी उन्हें बता दिया था। आज तक मुझे ये नहीं पता चला था कि संकेत लड़कियों को विदेश में सप्लाई करता है। मैं तो इतना ही जानता था कि जिस तरह मैं उसे लड़कियां बेच देता हूँ, इसी तरह वो भी किसी दोस्त को लड़कियां बेच देता होगा। मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब था, इसलिए मैंने कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं की। संकेत को भी कलकत्ता से अरेस्ट कर लिया गया था। उसके आगे भी कुछ ऐसे खरीदार थे जो उससे लड़कियों को खरीदते थे, उन सबको भी अरेस्ट कर लिया गया और इस तरह हम सबका भांडा फूट गया था और हमारी सारी सच्चाई दुनिया के सामने खुलकर आ गई। मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी, मगर पुलिस वालों ने मेरे बेटे से मुझे मिलने नहीं दिया। उनका कहना था कि हम तुम्हारे बेटे का इलाज करवाएंगे। तुमने जो किया वो अपने लालच के लिए किया और अपने बेटे का इस्तेमाल किया। इस समय तुम्हारे बेटे की कोई गलती नहीं है, वो बेचारा तो एबनॉर्मल है। तुमने एक ऐसे बच्चे को अपने प्लान का हिस्सा बनाया, उसकी ना जाने कितनी शादियां करवाई और उसकी पत्नियों के साथ तुम गलत काम करते रहे। उन्होंने मेरे बेटे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, मगर मेरे बेटे की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो इस दुनिया से ही चला गया। उसकी मौत की वजह मेरे बेटे की बीमारी थी या मेरे अपने गलत कर्म थे, जिनकी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया।
जब इंसान के पापों का घड़ा भर जाता है तो उसे फूटने में समय नहीं लगता। मेरा बेटा इस दुनिया से जा चुका था और मैं उसकी मौत पर बुरी तरह से रो रहा था। मैं एक तरह का साइको बन गया था जिसे सिर्फ लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करनी होती थी और मैं उनसे पैसे भी कमा रहा था। मैंने अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा अकेलेपन में गुजार दिया था। मुझे एक साथी की जरूरत थी जो मुझे जवानी के समय से ही नहीं मिल सका था। यही वजह थी कि मेरी हवस बढ़ती चली गई, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता। जेल में मुझे जो सजा मिली वो मेरे लिए बहुत कम थी। मुझे और संकेत को उम्र कैद की सजा हो गई और हम दोनों अब जेल में अपनी बाकी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आप लोगों को अपनी इस कहानी से यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप गलत करते समय कभी भी ये मत सोचना कि आपकी हकीकत दुनिया के सामने नहीं आएगी। मुझे भी यही लगता था कि मेरी हकीकत कभी दुनिया के सामने नहीं आ सकती, मगर काजल के रूप में मेरी हकीकत दुनिया के सामने आ गई। जैसा हम सोचते हैं उससे भी आगे दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमसे बढ़कर सोचते हैं और हकीकत कभी छुपी नहीं रहती। बुरे कर्मों की सजा एक न एक दिन मिलकर ही रहती है। शायद मेरी सजा यही थी कि मैं जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, मेरा बेटा, वो ही छोड़कर मुझे चला गया। मैं जेल से ही आप लोगों के लिए अपनी ये कहानी लिख रहा हूँ और अपनी मौत की प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी, कितने झूठ बोले, कितना गलत किया। शायद मौत मिलकर ही मुझे सुकून आ सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।